नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, मैं रमाशंकर डिमरी तूलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सैंपल पेपर लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 10वीं का रंजन कला विषय का और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपको इस बार मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि इस प्रश्न पत्र से कोई प्रश्न आपको मुख्य परीक्षा में पूछा जाए। अगर ऐसा होता है तो इसे एकमात्र संयोग समझिएगा। देखिए, ये जो प्रश्न पत्र है ये 30 अंकों का होगा और इसमें कुल 13 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा समुचित उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और प्रश्न 2 से 4 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 5 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और संख्या 11 से 13 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि जो प्रश्न पत्र हम आज देख रहे हैं, ये सैंपल पेपर, इस सैंपल पेपर को निर्मित किया है श्री धर्मेंद्र नेगी जी ने। धर्मेंद्र नेगी जी का मैं परिचय आपको दे दूं। श्री धर्मेंद्र नेगी जी राजकीय इंटर कॉलेज भल्लेगांव टिहरी गढ़वाल में सहायक अध्यापक कला के पद पर कार्यरत हैं और उन्हीं के सहयोग से यह प्रतिदर्श प्रश्न पत्र बनाया गया है। तो मैं श्री धर्मेंद्र नेगी जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके अथक प्रयास से उन्होंने जो ये प्रश्न पत्र हमें दिया है, जो कि रंजन कला के विद्यार्थियों के लिए सहायक सिद्ध होगा। हमारा जो यहाँ पर पहला प्रश्न है, क पोत के उदाहरण कौन से हैं? विकल्प दिए गए हैं खुरदरा व नर्म, चमकीला, गहरा काला और शांत। तो देखिए, पोत जिसे आप टेक्सचर कहते हैं इंग्लिश में, पोत जो होता है खुरदरा व नर्म होता है। पोत का ज्ञान हमें छूने से या स्पर्श करने से पता चलता है। किसी भी सतह को हम अगर छूते हैं, जैसे कागज़, कपड़ा, धातु, तो हमें छूकर ही उसके टेक्सचर का अनुभव होता है। तो यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। दूसरा हमारा जो प्रश्न है, ख, यदि पेंसिल पर H कठोरता का प्रतीक है तो 2B से 8B क्या दर्शाता है? विकल्प दिए गए हैं कालेपन का घटता क्रम, कठोरता का बढ़ता क्रम, कठोरता का घटता क्रम और कालेपन का बढ़ता क्रम। तो देखिए, पेंसिल पर अगर H लिखा है, यानी कि हार्डनेस का अगर प्रतीक है H, तो 2B से 8B क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है कालेपन का बढ़ता क्रम। तो देखा होगा आपने कि 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, यानी कि जो ये बढ़ता हुआ क्रम है, ये कालेपन का बढ़ता हुआ प्रतीक है। तो अगर जब भी हम छायांकन के लिए, शेडिंग के लिए जब हम पेंसिल लेते हैं 2B, 6B, 4B, तो अगर हमें ज़्यादा गहरा प्रभाव देना होता है तो हम बड़े नंबरों का उपयोग करते हैं, बड़े नंबरों वाली पेंसिल, जैसे 8B, 10B, 6B आदि। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है चौथा विकल्प, कालेपन का बढ़ता क्रम। प्रश्न संख्या ग देखते हैं। यक्ष यक्षी की मूर्ति ग्रेनाइट से बनी है तो नृत्यांगना का माध्यम क्या है? अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आपके पाठ्यक्रम में जो मूर्तियाँ दी गई हैं यक्ष यक्षी और नृत्यांगना की, तो यक्ष यक्षी की जो मूर्ति है वो ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है। तो यहाँ पर पूछा गया है नृत्यांगना की जो मूर्ति है उसका माध्यम क्या है? विकल्प दिया गया है ग्रेफाइट, टेराकोटा, ग्रेनाइट और कांस्य। तो यहाँ पर जो नृत्यांगना यानी कि जो डांसिंग गर्ल है उसका जो माध्यम है वो माध्यम है कांस्य का। आप चित्र में देख रहे होंगे कि यहाँ पर डांसिंग गर्ल की एक मूर्ति को प्रदर्शित किया गया है। इस मूर्ति को सिंधु घाटी की सभ्यता से खोजा गया था और इस मूर्ति का माध्यम कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प जो चौथा है कांस्य वो हो जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, पूरक या विरोधी रंग के संबंध में बैंगनी का विरोधी रंग कौन सा होगा? अब यहाँ पर देखिए
कि वर्ण चक्र में आमने सामने के जो रंग होते हैं वो विरोधी रंग कहलाते हैं, और बैंगनी के सामने पीला रंग प्रदर्शित होता है, इसलिए बैंगनी का विरोधी रंग पीला रंग होगा। तो आप इस प्रकार से रंगों से संबंधित प्रश्नों को भी जरूर देखिएगा, और आप हमारे चैनल पर वर्ण से संबंधित, कलर से संबंधित जो वीडियो हैं उनको भी आप देख सकते हैं। वहाँ से भी आपको काफ़ी सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 3 है, वाश का संबंध किस रंग तकनीक से है? वाश इज रिलेटेड टू विच कलर टेक्निक? यानी कि जो वाश की एक टेक्निक होती है जिसे संस्कृत में प्रक्षालन विधि कहा जाता है, तो वाश टेक्निक का संबंध किस रंग तकनीक से है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है वाश टेक्निक का संबंध जल रंगों से होता है। भारत में वाश तकनीक बंगाल स्कूल से प्रारंभ हुई, और अगर आप वैश्विक स्तर पर देखें तो प्राचीन काल में चीन और जापान में जो चित्र बनाए जाते थे वो वाश तकनीक से बनाए जाते थे, और भारत में भी चित्रकार ओकाकुरो बंगाल स्कूल में आए थे, तो अविंद्रनाथ टैगोर ने उनसे वाश तकनीक सीखी थी, और इसी कारण बंगाल स्कूल में वाश तकनीक जुड़ गई। और हम देखते भी हैं कि बंगाल स्कूल के अधिकतर चित्र वाश तकनीक से निर्मित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 4 है, नीचे दिया चित्र किस कला शैली का उदाहरण है? तो यहाँ पे आपको एक चित्र प्रदर्शित हो रहा है, तो प्रश्न में पूछा गया है कि यह चित्र किस कला शैली का उदाहरण है। तो यह जो चित्र यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है यह लोक कला वारली का चित्र है। वारली लोक कला के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा कि वारली जो लोक कला है यह महाराष्ट्र राज्य में प्रचलित है, और जिव्या सोमामोसे एक प्रसिद्ध वारली चित्रकार हैं। तो कई बार इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं जहाँ से लोक कलाओं से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जितनी भी लोक कलाएं हैं, चाहे वो आपकी मधुबनी है, ऐपन है, मांडना है, इन सभी लोक कलाओं के बारे में आप जरूर पढ़िएगा कि इन लोक कलाओं को किस प्रकार के रंगों से बनाया जाता है, किस उत्सव में बनाया जाता है, और किस धरातल पे इन्हें चित्रित किया जाता है, तथा किस राज्य से ये संबंधित है। तो लोक कलाओं से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। 5वां प्रश्न है, कला के तत्व कौन कौन से हैं? अब देखिए कला के तत्व कौन कौन से हैं, यहाँ पर ये जो प्रश्न आए हैं ये 2 अंक में आए हैं, तो इसलिए आपको इसमें थोड़ी टिप्पणी लिखनी होगी। तो कला के तत्व जो आपके पुस्तक में दिए गए हैं, कला के मुख्य रूप से 6 तत्व होते हैं: बिंदु, रेखा, आकार और रूप, रंग, बनावट, और छठा स्थान या अंतराल। तो यहां पर आपको इन 6 तत्वों के नाम लिखने होंगे। प्रश्न संख्या 6 है, गर्म व ठंडे रंग क्या होते हैं? उदाहरण से समझाइए। देखिए रंगों की प्रकृति होती है गर्म, ठंडे और तटस्थ। गर्म रंग वे रंग होते हैं जिन्हें देख करके हमारे मन मस्तिष्क में गर्मी का भाव होता है, या हमारी आंखों में गर्मी का अनुभव होता है। ऐसे रंग गर्म कलर या वार्म कलर कहलाते हैं, जैसे लाल और पीला। ठंडे रंग वे रंग होते हैं जिन्हें देख करके हमारे मन मस्तिष्क पर ठंडक का प्रभाव पड़ता है, हमारी आंखों में भी जो है एक शीतलता का भाव उत्पन्न होता है। उन रंगों को हम ठंडे रंग, कोल्ड कलर कहते हैं, जैसे नीला और हरा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम चित्रण करते हैं जल का, तो वहाँ पर हम नीले और हरे रंगों का प्रयोग करके उस जल को प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, ड्राइंग में उपयोग की जाने वाली पेंसिल्स के प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए ड्राइंग में उपयोग की जाने वाली पेंसिल्स के अनेक प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है कठोर ग्रेड यानी हार्ड ग्रेड, जैसे 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H और 10H। दूसरा प्रकार है मध्यम ग्रेड, मीडियम ग्रेड, जैसे 3H, 2H, H, F,
HB और B। तीसरा जो प्रकार है वह है नर्म ग्रेड यानी कि सॉफ्ट ग्रेड, जिसमें 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B और 10B पेंसिलें आती हैं। अगर आप यह प्रश्न कर लेते हैं तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। अगर आप यह प्रश्न नहीं कर पाते हैं तो इसी प्रश्न का जो अथवा में दिया गया प्रश्न है, ड्राइंग पेंसिल में H तथा B किसका प्रतीक है। देखिए, जो ड्राइंग पेंसिल होती है, जब हम पेंसिल्स को लेते हैं उनमें कोड लिखा होता है। कई पेंसिलों में H लिखा होता है, कई में B लिखा होता है और कुछ पेंसिलों में HB दोनों लिखा होता है। तो मुख्य रूप से अगर आपने देखा होगा कि सामान्यतः हम जिन पेंसिलों का प्रयोग करते हैं वो HB पेंसिलें होती हैं। तो यहाँ पर पेंसिल में जो H लिखा होता है वो हार्डनेस का प्रतीक है यानी कि कठोरता का, B ब्लैकनेस का यानी कि उसके कालेपन का प्रतीक है। इसीलिए जो पेंसिलें हम लिखने में प्रयोग करते हैं वो हार्ड भी होती हैं और ब्लैक भी होती हैं। तो यहाँ पर H हार्डनेस और B ब्लैकनेस का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 8 है हमारा, चित्रफलक की चित्रकला में क्या उपयोगिता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईजल इन ड्राइंग। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको सवाल को समझना होगा। प्रश्न को अगर आप समझ जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। ईजल एक ऐसा उपकरण होता है जिस पर चित्रकार अपने चित्र जिस पर बना रहे हों, चाहे वो धरातल कैनवास हो या ड्राइंग बोर्ड हो, उसे उस पर टिका करके रखते हैं। यहाँ पर आपको चित्रफलक यानी कि ईजल का चित्र दिखाई दे रहा होगा। तो इस चित्रफलक के ऊपर या ईजल के ऊपर जो चित्रकार होते हैं वो अपने चित्र को बनाने के लिए ड्राइंग बोर्ड का या कैनवास का उपयोग करते हैं और इस चित्रफलक में कुछ एडजस्टमेंट होते हैं। आप इसकी ऊंचाई घटा या बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है चित्रकला में। तो आपने देखा भी होगा कि बड़े बड़े स्टूडियोज़ में चित्रफलक के ऊपर ही चित्रकला का कार्य किया जाता है। दूसरा इसका अथवा में जो प्रश्न है, चित्रकला के 5 उपकरणों के नाम लिखिए। अब देखिए, चित्रकला में उपयोग होने वाले जितने भी उपकरण हैं, ये काफ़ी आसान प्रश्न है। तो जितने भी उपकरण आप प्रयोग करते हैं उन सभी का नाम लिख सकते हैं, जिसमें पेंसिल है, पेंसिल भी एक उपकरण है, इरेज़र जिसको आप रबर कहते हैं, शार्पनर जिसे आप कटर कहते हैं, इसके साथ में ब्रश, कलर आप जो इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा या ऐसा पॉट या कलर पैलेट जिसमें आप रंग घोलते हैं। इस प्रकार से जितने भी उपकरण हैं, तो आपके स्केल भी चित्रकला में इस्तेमाल आप करते हैं तो स्केल को भी लिख सकते हैं। तो चित्रकला में उपयोग होने वाले 5 उपकरणों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। 9वां प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र में बुद्ध की मुद्रा का वर्णन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में बोधिसत्व पद्मपाणि एक चित्र दिया गया है जो कि अजंता की गुफा संख्या 1 में स्थित है और इसी चित्र का आपको वर्णन यहाँ पर लिखना है। तो जब भी इस प्रकार के चित्रों का वर्णन लिखने को आए तो आप अपनी आंखें बंद करके एक बार उस चित्र को जरूर याद कीजिएगा कि वो पुस्तक में आपको कैसा दिखाई दिया था और फिर आप उसका सुंदर वर्णन कर सकते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि जो चित्र है, जो गुफा संख्या 1 में स्थित है, इस चित्र में भगवान बुद्ध को त्रिभंग मुद्रा में खड़े दिखाया गया है, जिनके हाथ में एक कमल का पुष्प चित्रित किया गया है। उन्होंने कमल के पुष्प को पकड़ा है, इसीलिए इस चित्र का नाम बोधिसत्व पद्मपाणि कहा गया है। पद्म का अर्थ होता है कमल, पाणि का अर्थ होता है हाथ, यानी कि जिनके हाथ में कमल है, इसीलिए इस चित्र को बोधिसत्व पद्मपाणि कहा गया है। और इस चित्र में आप देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध को त्रिभंग मुद्रा में, यानी कि जो उनकी मुद्रा है खड़े होने की, वो 3 कोणों पर झुकी हुई है या मुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से आप चित्रों को मस्तिष्क में एक बार रिकॉल कीजिएगा और फिर उसका वर्णन कीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 है, मंदना पेंटिंग्स में मंदना का क्या अर्थ है। इन चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। देखिए, जो मंदना या मांडना पेंटिंग्स है,
ये राजस्थान की एक लोक कला है और राजस्थान के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में भी मांडना लोक कला बनाई जाती है। यह लोक कला दीवारों और फर्श पर की जाती है। मंडना एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ है चित्र बनाना, जैसा कि चित्र मांडना। मंडना पेंटिंग्स में पारंपरिक रूप से प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। सफ़ेद रंग के लिए मुख्य रूप से चावल का पेस्ट या चूने का उपयोग किया जाता है। लाल रंग के लिए गेरू, जो कि लाल मिट्टी होती है। अन्य रंगों के लिए फूलों, मिट्टी और पौधों से बने प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, जितनी भी लोक कलाएं हैं, पारंपरिक रूप से बनने वाली जितनी भी लोक कलाएं हैं, उनमें प्राकृतिक और खनिज रंगों का ही उपयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार से रासायनिक रंगों का उपयोग नहीं किया जाता है। कालांतर में क्योंकि प्राकृतिक रंग अब ढूंढने बड़े मुश्किल हैं, इसीलिए अब लोग एनिमल और पेंट से भी लोक कलाएं बनाने लगे हैं। 11वां प्रश्न है, ऋषि वात्स्यायन द्वारा विरचित कामसूत्र के अनुसार चित्र षडंगम अर्थात चित्र के 6 अंगों की व्याख्या कीजिए। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋषि वात्स्यायन द्वारा कामसूत्र में एक श्लोक दिया गया है, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्योजनम श्राद्धस्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगम, यानी कि इसमें 6 के 6 अंग आ जाते हैं। अब देखते हैं कि वे 6 अंग कौन से हैं। पहला अंग है रूप भेद, यानी कि रूप, जो वस्तु या जो भी जीव जंतु जैसा दिखता है उसके रूप को उसी तरीके से चित्रित किया जाना चाहिए। अगर आप रूप को उसके सादृश बनाने का प्रयास करते हैं तो आपकी जो पेंटिंग है या जो आपका चित्र है वो काफ़ी प्रभावशाली बनता है। दूसरा अंग है प्रमाण। प्रमाण कहते हैं माप और अनुपात को। जिस भी वस्तु या जीव जंतु का चित्र आप बना रहे हैं उसको किस अनुपात में बनाया जाता है, वह कैसा दिखता है, उसका आकार प्रकार कैसा है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रख करके चित्रकला करते हैं तो आपका जो चित्र है वो सही अनुपात में बनता है तथा वास्तविक और सौंदर्यपूर्ण भी लगता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो मानव शरीर के अंगों का सही अनुपात होता है, जैसे सिर का क्या अनुपात होना चाहिए, धड़ का क्या अनुपात होना चाहिए। पूरी की पूरी जो मानव शरीर विज्ञान है उसके अनुकूल अगर आप मानव चित्रण बनाते हैं तो हमारा चित्र प्रभावशाली बन जाता है। तीसरा जो अंग है वह है भाव। जब भी हम किसी चित्र को बनाते हैं उस चित्र में हम क्या कथानक दिखा रहे हैं, उस कथानक के लिए जो भाव आवश्यक हैं हमें उन्हीं भावों का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम अपने चित्र में कोई करुण कहानी का प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमारे जो पात्र हैं उनमें जो भाव है वो करुण रस वाले होने चाहिए, शांत रस वाले होने चाहिए, ताकि देखने पे पता चले कि जो हमारे पात्र हैं वे व्याकुल हैं या क्रोधित हैं या किस प्रकार से उनका मूड हम दिखाने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि जितनी भी लघु चित्रकला है उसमें नायक नायिकाओं का जब भी चित्रण किया जाता है तो वहाँ पर भाव का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। और हमारी जो भारतीय चित्रकला है वो भाव प्रधान भी है, यानी कि हमने भाव को काफ़ी महत्वपूर्ण अंग माना है। चौथा अंग है लावण्य योजना, यानी कि सौंदर्य की योजना। जब भी हम किसी चित्र को बनाते हैं उसमें हमने सौंदर्य को दर्शाने का प्रयास करते हैं तो उसे संतुलित और आकर्षक बनाने के लिए हम रेखाओं, रंगों और आकृतियों में समायोजन का सहारा लेते हैं और इसी को हम लावण्य योजना कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप प्राकृतिक दृश्य बना रहे हैं तो उसमें रंग और प्रकाश का सामंजस्य आप दिखाने का प्रयत्न करते हैं ताकि आपका जो चित्र है वो लावण्य से भरपूर हो जाए। पांचवा अंग है सादृश्य, यानी कि साम्यता या समानता। यह चित्र की विषय वस्तु और उसकी वास्तविकता के बीच सामंजस्य को दर्शाता है। चित्र का विषय वास्तविकता के जितना करीब होगा वह उतना ही प्रभावशाली होगा। उदाहरण के लिए प्राकृतिक दृश्यों की सजीव प्रस्तुति। सादृश्य का अर्थ होता है जब हम किसी
दृश्य को देखते हैं और उसे हम कैनवस पे या कागज़ पे बनाने का प्रयत्न करते हैं, और हम जैसे हमें वो दिख रहा है हमने उसको वैसे ही चित्रित करने का प्रयास किया, यानी कि उसके जैसा ही उसकी प्रतिकृति बनाने का जब हम प्रयास करते हैं तो हमारे चित्र में सादृश्यता का गुण आ जाता है, जो कि काफ़ी प्रभावशाली है। छठा अंग है वर्णिका भंग। वर्णिका भंग यानी कि रंगों का संयोजन। यह रंगों की सही उपयोग और संयोजन की कला है। रंगों का उचित चयन, उनका तालमेल और भाव के अनुसार उनका प्रयोग, यह रंगों के संयोजन का मुख्य गुण होता है। उदाहरण के लिए प्रकाश और छाया के आधार पर रंगों का चयन। अब देखिए, जब भी हम चित्र बना लेते हैं, बहुत ही अच्छा रेखांकन कर लेते हैं, और जब हम उसमें रंग करने लगते हैं तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस चित्र में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जो चित्र हमने बनाया है उसका समय काल क्या है। वो रात्रि का है, प्रभात का है, या वो प्रकृति के दृश्यों को दिखा रहे हैं उसमें, या हम किसी कक्ष के अंदर उसको दिखा रहे हैं। तो उसी के हिसाब से हम प्रकाश और छाया का उपयोग करते हैं। और जब हम रंगों में प्रकाश और छाया का उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभावशाली चित्र बनता है। साथ ही रंगों में जो शैडो होती है, टोन होती है, वो भी उसके अंदर आती है, और रंगों के माध्यम से ही त्रिआयामी प्रभाव भी हम चित्र में उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए वर्णिका भंग जो छठा अंग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर अथवा में भी एक प्रश्न और है। अगर आप इस प्रश्न को नहीं कर सकते हैं कामसूत्र के षडंग का, तो आप कला के प्रचलित सिद्धांतों की विस्तार पूर्वक अपने विचारों के माध्यम से विवेचना कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर जो ये प्रश्न दिया गया ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, चित्र संयोजन के 6 प्रमुख सिद्धांत किसी भी कलाकृति की संरचना और उसके सौंदर्य को व्यवस्थित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 6 वो सिद्धांत क्या हैं। पहला है संतुलन, बैलेंस, कि आप जो भी चित्र बनाए उसमें आप जो भी आकृतियाँ बना रहे हैं या उसके भाग बना रहे हैं, तो आप जो भी भाग बनाते हैं उसमें संतुलन आपको दर्शाना चाहिए। संतुलन को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है सम्मिति संतुलन, चित्र के दोनों भाग समान होते हैं। दूसरा है असम्मिति संतुलन, चित्र के भाग असमान होते हुए भी संतुलन बनाते हैं। तीसरा है त्रिकोणीय संतुलन, केंद्र बिंदु को आधार मानकर त्रिभुज जैसा संतुलन। दूसरा है एकता, चित्र के सभी तत्वों का सामंजस्यपूर्ण और सुसंगत रूप में संयोजन। एकता से चित्र का संदेश स्पष्ट और प्रभावी होता है। उदाहरण के लिए एक परिदृश्य में पेड़, नदियां और आकाश का एक दूसरे से तालमेल। तीसरा है सामंजस्य, रंगों, आकृतियों और रेखाओं का संयोजन जो चित्र में शांति और संतोष उत्पन्न करता है। सामंजस्य चित्र में सौंदर्य और आकर्षण बढ़ाता है। उदाहरण के लिए किसी चित्र में हल्के और गहरे रंगों का सही संतुलन। चौथा है जोर, एम्फेसिस, किसी विशेष तत्व या भाग को प्रमुखता देकर ध्यान आकर्षित करना। चित्र का मुख्य बिंदु, फोकल पॉइंट स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए किसी पेंटिंग में सूर्य को प्रमुखता देना जिससे दर्शक का ध्यान उस पर केंद्रित है। पांचवा है अनुपात और माप, चित्र के विभिन्न तत्वों के आकार और अनुपात का सही तालमेल। छठा है लयबद्धता, रिदम, चित्र में तत्वों का इस प्रकार दोहराव या व्यवस्थित होना कि वह गति या प्रवाह का आभास दे। लय चित्र में गतिशीलता और निरंतरता प्रदान करती है। उदाहरण के लिए पत्तियों, फूलों और आकृतियों का पैटर्न में व्यवस्थित होना। तो इस प्रकार से आप चित्र संयोजन के 6 सिद्धांतों का पालन करते हुए एक आदर्श चित्र बना सकते हैं। 12वां प्रश्न है पेंट ब्रश का चित्र सहित उसके भागों का नाम लिखिए और उनका उपयोग व महत्व भी लिखिए। देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। तो देखिए, आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। एक चित्र है यहाँ पर पेंट ब्रश का, जिसे आप तुलिका कहते हैं। तो देखिए, इसमें आप पहला भाग देख रहे होंगे जो है ब्रिसल्स, जो कि
तुलिका का सबसे मुख्य भाग होता है, जिसे हम रेशे भी कहते हैं या बाल भी कहते हैं। दूसरा भाग होता है फेरूल, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यह एक धातु की पतली पत्ती होती है जो ब्रिसल्स को पकड़े हुए रहती है और जो तुलिका का हैंडल होता है उसके साथ में जुड़ी होती है। तीसरा भाग है क्रिम्प। क्रिम्प धातु की पत्ती का वह शिरा होता है जहाँ से लकड़ी का हैंडल या प्लास्टिक का हैंडल फेरूल के साथ में जुड़ता है और वहाँ पर जो मशीन से इसको दबाव करके इस प्रकार से दबाव दिया जाता है ताकि ये फेरूल हैंडल से अलग ना हो। चौथा भाग है हैंडल। पेंट ब्रश का लंबा हिस्सा जो कलाकार हाथ में पकड़ते हैं, जो कि प्रायः लकड़ी या प्लास्टिक का होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि पेंट ब्रश के 4 प्रमुख भाग होते हैं और किस प्रकार उन भागों का उपयोग होता है पूरे के पूरे ब्रश में, ये भी आपने समझा। अब देखिए अथवा में एक और प्रश्न है, पोस्टर रंग तकनीक पर प्रचलित पारंपरिक तकनीक पर लेख लिखिए तथा पोस्टर रंग तकनीक में नवीनता लाने हेतु क्या नए प्रयोग किए जा सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर पोस्टर रंग तकनीक पर प्रचलित पारंपरिक तकनीक जो होती है उस पर आपको लेख लिखना है कि पोस्टर रंगों से किस प्रकार हम पारंपरिक रूप से चित्र बनाते हैं और पोस्टर रंग तकनीक में नवीनता लाने के लिए हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए एक पहला प्रयोग है, हम सतही परतों के द्वारा भी यानी कि लेयरिंग से कई परतों का उपयोग करके चित्र में गहराई और चमक ला सकते हैं। इसमें पहले हल्के रंगों का प्रयोग कीजिए और फिर उसके ऊपर गहरे रंगों का प्रयोग करते हुए हम लेयर कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आकर्षक दिखाई देता है। दूसरा है संतुलित ब्रश स्ट्रोक। ब्रश स्ट्रोक का संतुलित उपयोग जो कलाकृति में सफाई और स्पष्टता लाता है, यह सुनिश्चित करता है कि रंग समान रूप से फैले तथा कलाकृति का कोई भाग अधूरा न लगे। तीसरा है मिश्रण ब्लेंडिंग। पोस्टर रंग पारंपरिक रूप से मिश्रित नहीं होते हैं, लेकिन पारंपरिक तकनीक में सीमित ब्लेंडिंग के माध्यम से हल्के रंग प्रभाव बनाए जा सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी रंग में कुछ दूसरा रंग मिला करके थोड़ी सी ब्लेंडिंग करके कोई एक नया शैडो बना सकते हैं, कोई नया शेड बना सकते हैं, तो उसके द्वारा भी काफ़ी अच्छे प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। चौथा है सीमित रंगों का उपयोग। यानी कि अगर आप अपने कलर पैलेट को सीमित कर देते हैं, कुछ ही सीमित रंगों का उपयोग करते हुए चित्र का निर्माण करते हैं, तो उससे भी काफ़ी अच्छा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। पांचवा है ठोस रंग भराव, यानी कि फ्लैट कलर। आप पूरे के पूरे ठोस और चमकीले रंगों का उपयोग अगर करें तो पोस्टर स्पष्ट और ध्यान आकर्षित करने वाला बनता है। अब देखिए पोस्टर रंग में किस तकनीक से नवीनता लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो है पहला है डिजिटल संयोजन। आप डिजिटल कला के साथ पोस्टर रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है 3D प्रभाव। पोस्टरों में आप जो परतों के माध्यम से शेडिंग कर सकते हैं, वहाँ पर 3D प्रभाव भी उत्पन्न कर सकते हैं। ये चित्र में गहराई और जीवंतता जोड़ देता है। तीसरा है मल्टीमीडिया सामग्री का उपयोग। पोस्टर रंग तकनीक को विभिन्न सामग्रियों जैसे कागज, कैनवास, लकड़ी, मेटल पर भी आप आजमा सकते हैं। इससे कलाकार विभिन्न सतहों पर अपने विचारों को नई तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। चौथा है पारदर्शी परतें। आप ट्रांसपेरेंट लेयर का उपयोग भी कर सकते हैं और आप यहाँ पर ब्लर इफेक्ट भी या धुंध का प्रभाव भी जोड़ सकते हैं। पांचवा है टेक्सचर जोड़ना। पोस्टर रंगों के साथ आप पेंसिल, पेन या अन्य सामग्री का उपयोग करके भी आप टेक्सचर बना सकते हैं और पोस्टर अधिक दिलचस्प व अद्वितीय इससे बन जाता है। 13वां प्रश्न है अल्पना एवं मधुबनी पेंटिंग में क्या अंतर है, विस्तार पूर्वक इसको समझाइए। देखिए दोनों की दोनों जो है लोक कलाएं हैं। अल्पना पश्चिम बंगाल की लोक कला है, मधुबनी बिहार की लोक कला है। तो क्या अंतर है इन दोनों लोक कलाओं में, इसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहला है भौगोलिक क्षेत्र। अल्पना पश्चिम बंगाल में बनाई जाती है और मधुबनी बिहार और मिथिलांचल में बनाई जाती है। अगर हम इसके बनाने का माध्यम देखें तो अल्पना को सफ़ेद रंग यानी कि चावल के घोल, लाल मिट्टी, गेरू, हल्दी और अन्य प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। और दूसरा मधुबनी को अगर हम देखें तो प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है, जिसमें हल्दी है, नील है, गेरू है और फूलों से बने रंग भी यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। और रंगों को लगाने के लिए बांस की कलम का उपयोग ब्रश के रूप में किया जाता है।
अगर हम डिजाइन शैली की बात करें तो अल्पना में ज्यामितीय आकृति और देवी देवताओं के प्रतीक, कमल अलंकरण और सरल रूपांकन के द्वारा इसमें बनाए जाते हैं। न्यूनतम सजावट इसमें की जाती है। वहीं मधुबनी में देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं, प्रकृति जिसमें पेड़, पक्षी, सूरज, चांद और मानव जीवन के दृश्य बनाए जाते हैं। सीमाएं गहरी और जटिल होती हैं, यानी कि जो इसकी बॉर्डर है उसमें गहरे रंगों का प्रयोग किया जाता है। बनाने का अगर हम इसको स्थान देखें तो अल्पना को मुख्य रूप से जमीन और दीवारों पर बनाया जाता है, दरवाजों पर बनाया जाता है। वहीं मधुबनी को पहले दीवारों और फर्श पर बनाया जाता था, लेकिन कालांतर में अब यह कैनवास पे भी बन रहा है, कपड़े पर भी बन रहा है, कागज़ पे भी बनाया जा रहा है। देखिए, अगर हम इनके बनाने का उद्देश्य देखें तो जितनी भी लोक कलाएँ हैं उनका उद्देश्य धार्मिक और लोक जीवन में जितने भी हमारे त्यौहार आते हैं उन त्योहारों पर लोक कलाओं को बनाया जाता है। अल्पना को धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में शुभता लाने के लिए बनाया जाता है। वहीं मधुबनी को शादी, त्यौहार और सामाजिक रीति रिवाजों के उत्सव में बनाया जाता है और जीवन और प्रकृति के बीच सामंजस्य का ये प्रतीक भी है। अगर हम इसके प्रमुख तत्वों की बात करें तो अल्पना में सरलता और सादगी है, वहीं मधुबनी में रंगों और आकृतियों की जटिलता है। अब देखिए कि किन आयोजनों पे इसको बनाया जाता है मुख्य रूप से। तो अल्पना को दुर्गा पूजा में देवी का आसन सजाने के लिए बनाया जाता है। वहीं मधुबनी को वैवाहिक और अन्य लोक त्योहारों पर बनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जब श्री राम का विवाह माता सीता के साथ हो रहा था और जब राम जी की बारात मिथिला में आती है तो राजा जनक अपनी पूरी प्रजा को ये आज्ञा देते हैं कि वे अपने घरों को सजाएं। तो वहाँ उस समय मिथिला के लोगों ने मधुबनी के माध्यम से अपने चौक चौबारों को, अपने घरों को सजाया था। और यही परंपरा आज भी चली आ रही है कि जब भी वहाँ पर कोई वैवाहिक उत्सव होता है या वह विवाह के समय में मधुबनी को मुख्य रूप से बनाया जाता है। तो ये था हमारा आज का अंक, जिसमें हमने रंजन कला के प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी कि सैंपल पेपर को देखा और जाना कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और सभी छात्र छात्राओं से मैं आग्रह करूंगा, अगर आप हमारे साथ में पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम इसी प्रकार से कला के विभिन्न वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।